तो लेट नाइट विद द डेविल मूवी एक डॉक्यूमेंट्री जैसे फॉर्मेट पर बनी हुई है। तो शुरू भी वैसे ही होती है और हम नैरेटर से सुनते हैं कि अमेरिका का 1970s का दौर दहशत और पूरा का पूरा लड़ाई झगड़े वाला था। क्या बहुत सारे किलर सामने आए, बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी दुनिया को दहला दिया। ब्लैक मैजिक, रिचुअल, कर्स और ऐसे ही डार्क चीजें बढ़ गई थी, जिससे कहा जाने लगा कि अब सैटेनिक एरा शुरू हो चुका है और टीवी के सहारे से ये केओस की हॉरर लोगों के लिविंग रूम्स तक भी पहुंच जाएगा। तभी अप्रैल 1971 यानी कि 1971 में एक लेट यूबीसी नेटवर्क पर एक लेट नाइट शो शुरू होता है और नेटवर्क को इससे बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये नंबर 1 हिट होगा और इस चीज की जिम्मेदारी है पॉपुलर शिकागो रेडियो अनाउंसर और यूबीसी नेटवर्क के लेट नाइट शो के होस्ट जैक डेलरॉय पर। खैर, अब शो के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो नाइट आउल्स विद जैक डेलरॉय एक एंटरटेनिंग मिक्स था, जो कि बेसिकली एक टॉक शो है जहां पर एंटरटेनमेंट के अलग अलग मिक्सचर हैं, जैसे कि इंटरव्यूज, म्यूजिक, स्केच कॉमेडी और ऐसे शोज पर लाइव ऑडियंस भी रहती है और इंडिया के अंदर ही एक ऐसा काफी शो पॉपुलर भी है, तो आप इसको वैसा ही मान ले, समझने में आसानी रहेगी। अब ये शो हफ्ते में 5 दिन आया करता था, काफी अच्छा चल भी रहा था और लोग इसको देखते थे, उनको मजा आ रहा था क्योंकि शो पर भी काफी मस्ती मजाक और एंटरटेनमेंट चलता रहता था। अब 1971 में ही जैक यूबीसी नेटवर्क के ओनर वॉकर बेलफोर्ड के साथ 5 साल की डील भी साइन कर लेता है। अब जैक की शो की रेटिंग्स भी बढ़ती है, उसे एमी नॉमिनेशंस मिले यानी कि अवार्ड्स मिले, काफी अच्छा ऑडियंस शेयर मिलने लगा, वो पॉपुलर और फैन फेवरेट बनने लगा था, जिसकी वाइफ थी मैडेलिन पाइपर, जो कि खुद एक पॉपुलर स्टेज एक्ट्रेस थी और जैक की बिगेस्ट सपोर्टर भी थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, हमेशा लाइमलाइट में ही रहा करते और टॉक ऑफ द टाउन बने रहते थे। लेकिन सिर्फ मैडेलिन ही उसका सपोर्ट नहीं थी। जैक असल में कैलिफोर्निया के रेडवुड में बने हुए एक मैन ओनली ग्रुप द ग्रोव से भी एसोसिएटेड था, जो कि बाहर से दिखता था कि वो एक समर कैंप की तरह है, जहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, लीडर्स, एंटरटेनर्स एक्सेट्रा जुड़े हुए थे। लेकिन अफवाह ये भी थी कि वहाँ पर रिचुअल्स होते हैं, वर्शिपिंग होती है और आर्केन सेरेमनी होती है जिसमें करियर बनाने और बिगाड़ने की पावर्स हैं, यानी कि बेसिकली डेविल वर्शिपिंग होती है। लेकिन ये सारी बातें खाली अफवाह थी। अब 4 सीजन्स बीत जाते हैं, लेकिन कभी भी जैक का शो राइवल जॉनी कार्सन के शो को बीट नहीं कर पाया था। कई बार नॉमिनेशंस भी मिले थे, लेकिन वो कभी जीता नहीं और ये वो जानता था कि हिस्ट्री किंग्स को ही याद रखती है, न कि सेकंड वाले को। अब उसकी पॉपुलैरिटी भी नीचे जाने लगती है और 1976 में बड़ा धक्का उसे तब लगता है जब उसकी वाइफ यानी कि नॉन स्मोकर मैडेलिन को अचानक से ही टर्मिनल लंग कैंसर डायग्नोज होता है। अब जैक मैडेलिन के साथ एक स्पेशल एपिसोड करता है जिस पर उनकी काफी इमोशनल बातें, मोमेंट्स होते हैं और ये एपिसोड नाइट आउल्स का हाईएस्ट रेटेड एपिसोड बनता है, लेकिन अभी भी जॉनी कार्सन के शो को बीट नहीं कर पाता। जिसके बाद होता यह है कि इवेंचुअली मैडेलिन एक्सपायर हो जाती है और जैक इससे काफी दुखी हो जाता है, जो कि सबसे दूर न्यूयॉर्क चला जाता है, जिसकी लोकेशन भी लोगों को नहीं पता थी। लेकिन एक ही महीने के बाद शॉकिंगली वो शो पर रिटर्न करता है और शो तो फिर से चालू हो गया था, लेकिन अभी भी जॉनी कार्सन के शो की वो बहुत पीछे था और रेटिंग्स बढ़ाने के लिए शो के प्रोड्यूसर लियो फिर से अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज का सहारा लेते हैं, उल्टे सीधे अलग अलग लोगों को बुलाते हैं। जहाँ तक जैक को इंसल्ट करने वाले, उसकी वाइफ का मजाक बनाने वाले लोग भी शो पर आए थे, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। रेटिंग्स अभी भी डाउन चल रही थी और जॉनी कार्सन का शो अभी भी ऊपर था। अब जैक का यूबीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने वाला था, जैसे कि मैंने बताया कि उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। वो डेस्परेट होने लगा था, परेशान रहने लगा था और इसी डेस्परेशन के चलते वो हैलोवीन के लिए अकर्डिज्म थीम्ड स्पेशल एपिसोड प्लान करता है, जिसने की पूरे नेशन को हिलाकर रख दिया था। और उस लाइव शो की फुटेज विद एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स आज हम देखने वाले हैं और यही इस मूवी का पूरा मेन भाग होने वाला है, जिसका नाम था लेट नाइट विद द डेविल और यही मूवी का भी नाम है। तो शो शुरू होता है और आज कुछ अलग अलग गेस्ट आए हुए थे, जिनके इंट्रोडक्शन हम उनके अराइवल के साथ दे देंगे। और सबसे पहले शो पर आता है एक मीडियम जिसका नाम क्रिस्टो होता है। अब क्रिस्टो यहाँ पर अपने बारे में बताता है कि वो मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स को सेंस कर सकता है, उनकी आवाज को सुन सकता है, उनसे बातें कर सकता है। तभी उसे पीटर करके कोई नाम सुनाई देता है, तो ऑडियंस में से बैरी नाम का एक आदमी कहता है कि उसकी वाइफ का मेडन नेम पीटरमैन था, जो कि 5 साल पहले भाग गई थी और यहाँ थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है। खैर, अब वो खुद से ही एक मदर डॉटर पेयर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि एडवर्ड कौन है। इस पर वो कहती है कि एडमोन उस लेडी का
बेटा था, एडवर्ड नहीं है वो। अब क्रिस्टो ये बता देता है कि उसने 5 साल पहले खुद को खत्म कर लिया था और ये सुनकर वो दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। साथ ही साथ क्रिस्टो कहता है कि उसे पापा वर्ड भी सुनाई दे रहा है। इस पर बेटी तो ये कहती है कि वो लोग डैड को डैडी कहते थे, लेकिन उसकी माँ बताती है कि एडमोंड अपने बचपन के डैडी को पापा कहा करता था और उन्होंने आज तक उसे संभाल कर रखा है। और तभी वो रोने लगती है, जिनसे क्रिस्टो कहता है कि अब एडमोंड पीस में है और वो दुखी ना हो। अब इस चीज से सभी लोग काफी शॉक्ड थे और स्टन्ड हो गए थे, लेकिन सडनली क्रिस्टो को एक बहुत ही अजीब सी तेज फीलिंग आती है और मिनी नाम सुनाई देता है और ये इतना तेज था कि उसकी हालत खराब हो गई थी। अब तभी जैक सबसे ये पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई मिनी या फिर उससे मिलते जुलते नाम जैसे मैंडी वगैरह है, लेकिन क्रिस्टो कहता है कि नहीं, वो मिनी ही है, यहाँ पर कोई मिलता जुलता नाम नहीं है। उसको सैडनेस फील हो रही है, उसकी स्पिरिट ऐसा बोल रही है। उसे एक वेडिंग रिंग भी दिखाई दे रही है, एक अनमैरिड मैन है वेडिंग रिंग के साथ, जिससे वो स्पिरिट बात करना चाहती है। तभी उसकी हालत और खराब हो जाती है, साथ ही साथ वहाँ की लाइट्स भी खराब हो गई थी। अब इन सब से क्रिस्टो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, इवन उसकी नाक से खून तक आने लगता है और वो शो से जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन रेटिंग्स की वजह से लियो उसको वहीं पर रोक कर रखता है। अब जैक लियो से भी बात करता है और उससे लाइट्स का पूछता है, लेकिन लियो के जवाब से हम ये समझ पाते हैं कि लाइट्स का खराब होना प्लानिंग में नहीं था। हालांकि वो आदमी जो अपनी वाइफ के बारे में बताता है वो एक पेड आर्टिस्ट है। अब लियो आगे ये कहता है कि न्यू मार्केटिंग प्रेसिडेंट की 5 भी यहाँ पर आई है, जो कि जैक से कुछ बात करेंगी, जिससे उसकी और शो की हेल्प हो सकती है। खैर अब शो फिर से शुरू हो जाता है और थोड़े समय के लिए इस शो को को होस्ट गस संभालता है। अब क्रिस्टो फिर से इंटरव्यू के लिए रेडी होता है और अब शो पर नए गेस्ट आते हैं, जो कि है मैजिशियन कारमाइकल हैग। कारमाइकल हैग यहाँ पर कुछ मैजिक ट्रिक भी दिखाते हैं, जिससे सभी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन अब वो एक रिसर्चर बन चुके हैं, जो कि ऐसी पैरानॉर्मल चीजें, पोजेशंस, टॉकिंग टू द डेड की साइंटिफिक रिसर्च करके सच और झूठ को सामने लेकर आते हैं। वो यहाँ पर खुद भी एग्री करते हैं कि उसका खुद का काम टोटल ट्रिक करने का है, दूसरों को फंसाने का है, लेकिन यहाँ पर वो और सभी का भी पर्दाफाश करेगा। इवन दो वो एमिटेबल भी गया था सच पता लगाने के लिए, लेकिन एड और लॉरेन वॉरेन ने उसे वहाँ से भगा दिया। वो ये भी कहता है कि अगर कोई उसे गलत साबित कर दे तो वो को हजारों डॉलर्स देगा। इवन क्रिस्टो के केस में तो वो उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी देगा। वो आगे कहता है कि जो अभी क्रिस्टो ने किया वो खाली ट्रिक्स थी, क्योंकि शुरू में वो थोड़ा फेल हुआ और एडमोंड वाला उसका तुक्का लग गया था। अब क्रिस्टो गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन जैक उसे रोक देता है और कहता है कि उसकी आखिरी रीडिंग सही थी और शायद उसके लिए ही थी, क्योंकि उसने ही मैडेलिन का निक नेम मिनी रखा हुआ था और यहाँ पर वही है अनमैरिड है जिसने वेडिंग रिंग अभी भी पहनी है। अब हैग इस चीज को भी तुक्का ही बताता है, जिससे क्रिस्टो की बहस हो जाती है। इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी और तभी क्रिस्टो अपने मुंह से ब्लैक लिक्विड को वॉमिट करना चालू कर देता है, जिससे शो को फिर से ब्रेक पर डाल दिया जाता है। अब क्रिस्टो की हालत गिरती जा रही थी, जो कि ये कहता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर कारमाइकल हैग को उस पर जरा भी यकीन नहीं था और वो जैक से कहता है कि ये सब उसका प्लान है, स्क्रिप्टेड होगा, लेकिन जैक कहता है कि उसने ये सब कुछ भी प्लान नहीं किया था। अब शो फिर से ऑन एयर होता है और अब की बारी आती है अगले गेस्ट डॉक्टर जॉन रॉस के आने की, जो कि एक पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है कॉन्वर्सेशंस विद द डेविल, जो कि बेस्ट सेलर ऑलरेडी है। और आज डॉक्टर जॉन यहाँ पर अपनी उसी सब्जेक्ट और लिली के साथ यहाँ पर आएंगी, जिसके पोजेशंस और हॉन्टिंग्स पर उन्होंने ये किताब लिखी। लेकिन उनके आने से पहले हम एक टेप देख लेते हैं, जिसके अंदर लिली के बारे में बताया गया था। तो होता यह है कि एक ऑर्डिनरी घर के अंदर डीमन अब्रैक्सिस के वर्शिपर्स ने उसके लिए फर्स्ट एंड ओनली चर्च बनाई थी, बेसिकली सैटेनिक चर्च, जहां पर उनका लीडर सैंडोर दियाब्लो अपने फॉलोअर्स के साथ वहां पर अब्रैक्सिस डीमन की पूजा किया करता था। उसे धरती पर लाने के लिए डेडली रिचुअल्स किए जाते, बच्ची का सैक्रिफाइस देकर उनके खून से रिचुअल को पूरा किया जाता था और उन्हें कैसे भी अब्रैक्सिस को धरती पर लाना था। लेकिन पहले ही पुलिस ने उन पर रेड कर दी तो सैंडोर अपने फॉलोअर्स के साथ आग में जल जाता है और वहां पर सभी मारे जाते हैं, सिवाय एक 10 साल की बच्ची के, जिसे देखकर कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो बच्ची तो बची कैसे। क्या वो लकी थी या फिर सैंडोर का अब्रैक्सिस को दुनिया में लाने का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। अब लिली हमेशा ही अजीब बर्ताव किया करती, जिसे कोई भी नहीं संभाल पाता, तो उसे डॉक्टर जॉन को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसको स्टडी किया, उससे बात की और क्या है कैसा है वही आज इस शो पर बताएंगी। हालांकि हम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुन पाते हैं, जिसके अंदर पहले सेशन के दौरान लिली की आवाज बदल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाती है और साफ साफ कहा जाए तो वो पोजीशन में आ जाती है। अब जॉन और लिली वहाँ पर आती है और लिली की प्रेजेंस, उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो जैक को ऑलरेडी जानती
आती है और वो उससे ये कहती है कि उसकी बीवी हाल ही में ही मारी गई थी, लेकिन वो दुख में ना रहे, धीरे धीरे वो कोप अप कर लेगा और टीवी शो की भी फिक्र ना करे, वो भी बहुत ही जल्दी फेमस हो जाएगा। खैर अब थोड़ी बहुत बात होती है और शो फिर से ब्रेक पर चला जाता है। तभी लिली की आवाज चेंज करके जैक से कुछ कहती है जिस पर वो ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन हम ध्यान देते हैं कि लिली 13 साल की है, लेकिन अभी वो आवाज उसने जो निकाली थी वो किसी 25 से 30 साल की लेडी की आवाज थी। अब ब्रेक के दौरान जोन जैक से बात करती है कि उन्हें लिली के साथ सेफ रहना होगा, जो कि आखिरी डे से बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है और बार बार जैक का ही नाम ले जा रही थी, जो कि काफी अजीब बात थी। लेकिन जैक इस पर भी उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि आज उसे लिली को अपने शो के लिए इस्तेमाल करना था। और हाँ, यहाँ पर जैक का जोन के साथ अफेयर भी चल रहा है। वो लियो से मिलता है जो कि उसे बताता है कि हॉस्पिटल जाते हुए एक शॉकिंग न्यूज पता चली है कि क्रिस्टो की मौत हो चुकी है। जी हाँ, जिसको सुनकर जैक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे लगा था कि सब कुछ क्रिस्टो का एक्ट था और वो लियो से कहता है कि उन्हें अभी ये बात दबा कर रखनी होगी, नहीं तो शो की रेटिंग डाउन हो जाएगी। यानी कि क्रिस्टो अब तक जो कुछ भी कर रहा था वो सब कुछ रियल था, कुछ भी झूठ नहीं था। यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति ऐसी थी जिसके चलते उसे मौत का सामना करना पड़ा। अब शो फिर से ऑन एयर हो जाता है और जैक पहले तो जोन से पूछता है कि उसका काम क्या रहता है, तो वो बताती है कि ऐसे फिनोमेना जैसे कि टेलीपैथी, डिमोनिक पोजेशंस जैसी चीजों का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ऐसी चीजों को वो स्टडी करती है, जिसने कि आखिरी 3 सालों में लिली को काफी स्टडी किया है, जिसकी अंदर एक डीमन है और एंशिएंट कर्व्स, हिस्ट्री, सैटेनिक रिचुअल्स और बाकी चीजों को स्टडी करके वो उसके अंदर के डीमन को समझने की कोशिश करती रहती है। और उसकी अकॉर्डिंग ये एब्रैक्सेस नहीं बल्कि उसके नीचे कोई डीमन है जिसे लिली मिस्टर रिगल्स बुलाती है। अब कारमाइकल हैप को तो इन सब चीजों पर पहले से ही यकीन नहीं था और वो ये भी कहता है कि अगर ये एब्रैक्सेस डीमन होता तो वो ऐसे काम नहीं करता। वो एक कंप्लीट शोमैन है जो कि ऑडियंस के सामने आता है। इवन उसके नाम पर ही मैजिशियंस का मशहूर इनकैंटेशन बना है जिसका नाम है एब्राकडाब्रा। अब जैक बताता है कि जून की हेल्प से लिली उस डीमन को कंट्रोल करना सीख गई है और तभी पूरे स्टूडियो में हाई पिच वाली साउंड्स बजने लगती है, हलचल शुरू हो जाती है, सामान टूटने लगता है और गस को म्यूजिक प्लेयर से शॉक लगता है। लेकिन अब हैक प्लग ही निकाल देता है और उसे अभी भी ये सब एक्ट लग रहा था। उसको यकीन ही नहीं था कि ऐसी चीजें हो भी सकती है क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसी चीजें एनकाउंटर करी ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग था। तभी लिली कहती है कि यह मिस्टर रिगल्स ने ही किया है और वो यहाँ पर अभी उनके साथ है। इस पर जैक कहता है कि वो उसे बाहर लेकर आए और तभी ब्रेक शुरू हो जाता है, जिसके बाद मिस्टर रिगल्स बाहर आएगा और जोन ने यही मना किया था कि अभी लिली को पोजेशन में नहीं जाने देना है क्योंकि यहाँ खतरा हो सकता है और जैक अपने शो के चक्कर में यही कर रहा था, तो वो उस पर गुस्सा हो जाती है। अब गस भी उससे बात करता है और कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है। इनफैक्ट गस का ये कहना था कि उसे और पूरे क्रू को क्रिस्टो के साथ क्या हुआ है पता चल चुका है, जिससे कि सभी डरे हुए हैं। लेकिन जैक कहता है कि आज उसे शो पर ध्यान देना है और उसे हिट बनाना है। यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसे खाली शो की पड़ी हुई थी। अब शो फिर से ऑन एयर होता है और अब लिली को बांध दिया जाता है और डॉक्टर जोनी उससे कम्युनिकेट करेगी ताकि वो पोजेशन को पूरा होने से पहले ही उसको रोक दे। अब लिली पोजीशन में आ जाती है और आते ही उसकी आंखें बदल गई थी, चेहरा बदल गया था। उस पर अचानक से ही कट्स आ जाते हैं और उसकी स्किन पीली पड़ने लगती है। अब वो सीधा जैक से बात करती है और कहती है कि वो पहले भी जंगलों में मिल चुके हैं और ये सुनकर जैक परेशान हो जाता है। वो मिनी के बारे में बताती है कि वो कैसे मारी गई थी और जैक का डॉक्टर जोन से अफेयर भी चल रहा है। वो सब कुछ बता देती है और वो भी काफी गंदे गंदे और भद्दे शब्दों में, और ये शब्द इतने गंदे होते हैं कि उसे रोकने के लिए जोन को उसे स्लैप करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो पजिल्ड हालत में रहती है। और अब सब जगह हलचल हो जाती है, बिजली का यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू हो जाता है। लिली हवा में लेविटेट करने लगती है और वो खुद ही होश में आ जाती है। तभी शो फिर से ब्रेक पर जाता है और अब जैक जोन से बात करता है, जहाँ पर उसे तो यकीन ही नहीं था कि ये सब क्या हुआ। वहीं पर हैक अभी भी इसे ट्रिक बताता है और वहीं गस काफी परेशान था और कहता है कि ये पैरानॉर्मल है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। और मुझे लगता है यहाँ पर सबसे बड़ा बेवकूफ हैक होता है, क्योंकि उसे इतना कुछ देखने के बाद, इतने सबूत देने के बावजूद भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पैरानॉर्मल चीजें एग्जिस्ट करती हैं। वो कंप्लीट डिनायल में था। खैर अब शो फिर से ऑन एयर जाता है और अब फाइनल पार्ट शूट होगा, तो अब हैक की बारी आती है। जो कुछ हुआ वो उसे एक्सप्लेन करके दिखाएगा, जिस पर कारमाइकल हैक ये बोलता है कि ये सिंपल हिप्नोटिज्म है। जोन ने उस लड़की और बाकी ऑडियंस को हिप्नोटाइज किया ताकि वो ये सब उन्हें दिखा पाए, और ये साबित करने के लिए गस के साथ वो एक सेशन करता है। उसे और बाकी पूरी ऑडियंस को हिप्नोटाइज करके दिखाता है और वो सभी को ये दिखाता है कि गस के गले से, पेट से बड़े बड़े कीड़े मकोड़े बाहर आ रहे हैं।
लेकिन ऐसा था नहीं और यही जोन ने किया होगा, ये उसका एक्सप्लेनेशन था। अब जैक को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब जो देखा वो धोखा था या फिर क्या था, तो वो गस की टेप को वापस से देखता है और उसके अंदर रियल चीज ये दिखाई देती है कि सभी चीजें जो हैक बोल रहा था उसी को सबने सच मान लिया, क्योंकि सब उसके वश में थे। असलियत में गस के मुंह से और पेट से कोई भी कीड़े बाहर नहीं आए थे। अब हैक जॉन और लिली को झूठा बोल चुका था, तो लिली ये कहती है कि अगर ये सब हुआ नहीं है मतलब उसका पार्ट भी दिख जाएगा कि सच था या फिर नहीं, यानी कि उसकी फुटेज के अंदर भी हिप्नोटिज्म दिखेगा। और अब लिली की फुटेज चले जाती है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हमने और बाकी सब ने व्यूअर्स ने देखा था, तो वो रियल में पॉसेस्ड हुई थी। और अब इसी फुटेज में जैक को मिनी की सोल भी उसके पास खड़ी हुई दिखाई देती है। इनफैक्ट शुरुआत में लिली ने एक 25 से 30 साल की लेडी की आवाज में बात करी थी, तो मेरे ख्याल से वो भी जैक की वाइफ मिनी की ही थी। वो शायद उससे कुछ कहना चाह रही थी। अब होता यह है कि इन सब से जैक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन इसके बाद होता यह है कि लिली का प्रदर्शन बाहर आ जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगती है। लेफ्ट से राइट हिस्सा जो होता है पूरा इलेक्ट्रिसिटी से भर जाता है और उसका चेहरा 2 हिस्सों में बट गया था, जिससे रोशनी आ रही थी जो कि गस को, जॉन को और हैक को बुरी तरह से मार डालती है, जिसे अब तो यकीन हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा था। और जैक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो भाग कर कहीं जाता नहीं बल्कि अपने इसी टीवी शो के लूप में फंस जाता है, जिसके जरिए हम जंगलों का असली सच देख पाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते कि आखिरकार हुआ क्या था। तो असल में जैक जिस द ब्रो नाम के ग्रुप में जाया करता था, वहाँ पर वो डेविल से मिला था, या फिर ये कहे कि अब्रैक्सिस डीमन से मिला था, जिससे उसने हेल्प मांगी थी कि उसका शो हिट हो जाए। लेकिन बदले में उस डीमन या फिर डेविल ने सैक्रिफाइस के तौर पर उसकी ही बीवी को क्लेम कर लिया और डेविल ही लिली के अंदर है, जो कि जैक के पास आया क्योंकि उसका पर्पस अभी बाकी है। और ये क्या है इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। खैर तभी जैक को मिनी के पास दिखाया जाता है जो कि मरने ही वाली थी, और वो उससे ये कहती है कि वो उसे खत्म कर दे। और जॉन अब्रैक्सिस कल्ट का कुछ सामान शो पर लेकर आई थी, जिसमें सैक्रिफाइस वाला नाइफ भी था, यानी कि यहाँ पर जैक पहले वाले मोमेंट्स को रिलीव कर रहा था जो कि जैक के पास आ जाता है, क्योंकि लिली को बांधा गया था और वो स्ट्रिप्स खोल नहीं रही थी जिन्हें जैक ने उस कल्ट नाइफ से कट किया। फिर वो नाइफ उसके पास ही रह गया था और उससे वो अपने सपने में मिनी को मार देता है, लेकिन असल दुनिया में वो लिली को स्टैप करता है और इस तरह से अब्रैक्सिस डीमन या फिर डेविल का काम पूरा हो जाता है। यानी कि मैडेलिन को जो कैंसर हुआ था ना, वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि वो उसके अपने पति की वजह से हुआ था। उसने जैसे ही एग्री करा कि हाँ उसकी बीवी को एज अ सैक्रिफाइस क्लेम कर लिया जाए, उसकी बीवी को ये बीमारी हो गई। यानी कि आप देख रहे हो, जो कि उसको इतना सपोर्ट करा करती थी उसने उसकी ही बलि चढ़ा दी और उसके बाद वो डॉक्टर जॉन के साथ अफेयर में आ गया। तो यहाँ पर अब जैक वाकई में रियलिटी में आता है और तब उसको एहसास होता है कि जैक का फेल होना, शो का ना चलना, शो के लिए लिली को यहाँ पर लाना, जैक के हाथ में नाइफ देना और जैक से ही लिली का सैक्रिफाइस कराना, सब कुछ यहाँ पर अब्रैक्सिस का प्लान था और उसी ने ही क्रिस्टो को भी मारा था। जी हाँ, वो कह रहा था ना कि उसको यहाँ पर नेगेटिव फील हो रहा है और बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है, तो वो यही था। वो समझ गया था कि अब्रैक्सिस यहाँ पर आने वाला है और मेरे ख्याल से जो मिनी थी यानी कि जो मैडेलिन थी, वो यही सब बताना चाहती थी जैक को, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया। यानी कि मरने के बाद भी वो उसको आगाह करना चाहती थी। खैर अब इसके बाद में होता क्या है, तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि अब्रैक्सिस अब आजाद हो चुका था। एक बच्चे के शरीर के अंदर वो अपनी पूरी शक्ति यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते अब वो आजाद हो गया और हर जगह फैल गया। और अब अंतिम सीन में हम सुन पाते हैं कि बैकग्राउंड में काफी सारी लाशें पड़ी हुई थी और वहाँ पर तभी पुलिस के सायरन की भी आवाज आती है, जो कि अब शायद से जैक को ही इन सब का जिम्मेदार मानेगी कि वहाँ पर कितने सारे लोग मारे गए। इसी के साथ में लेट नाइट विद द डेविल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लेट नाइट विद द डेविल फिल्म की कहानी। तो हुआ क्या, तो अब्रैक्सिस ने लिली को खत्म करवाया ताकि वो उसकी बॉडी से निकल कर आगे जा सके, और लिली उसकी होस्ट कभी थी ही नहीं, वो बस एक वेसल थी जिसे उसने इस्तेमाल किया और अब वो दुनिया में आगे जा चुका है। या फिर अनपॉपुलर थियोरी ये कहती है कि डेविल अब टीवी में समा चुका है, क्योंकि आज के दौर में टीवी को ही ईविल कहा जाता है और वो जैक के अंदर है, या फिर वो सिर्फ सोर्स को कंज्यूम करने और अपना प्रमोशन करने यहाँ पर आया था। क्योंकि जिस चीज पर लिखा होता है कि उसमें खतरा है, लोग सबसे पहले उसे ही देखते हैं, उसे ही कंज्यूम करते हैं। इनफैक्ट कारमाइकल ने कहा भी था कि अब्रैक्सिस ऐसे काम नहीं करता, वो एक शो स्टॉपर है और पूरी दुनिया के सामने आता है। और ये बात बिल्कुल सच निकली, वो अब्रैक्सिस ही था। वो बस खुद को मास्क कर रहा था, सबसे खुद को छुपा रहा था ताकि उसकी सच्चाई किसी को पता न चले। मतलब देख रहे हो यहाँ पर जैक ने कितनी
कोशिश करी कि उसका शो नंबर 1 बन जाए, लेकिन अपनी बीवी की भेंट चढ़ाने के बावजूद भी डेविल ने यानी कि अब्रेक्सिस ने उसका इस्तेमाल किया, उसको फुल पोटेंशियल तक पहुंचाया नहीं ताकि वो खुद के काम को पूरा कर पाए, आजाद हो पाए। और 1970s के अंदर अमेरिका के अंदर काफी सारे कल्ट्स इस तरह के पकड़े गए थे और ये इसलिए ही रियल स्टोरी पर आधारित होकर बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।